विच इज इम्पोर्टेड पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम को जब हम इंपोर्ट करके दूसरे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो इंपोर्ट हुए प्रोग्राम को ही मॉड्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मॉड्यूल कहाँ रखा होना चाहिए, उसकी तीन जगह कल हमने देखी थी। सेम फोल्डर में जहां पर इंपोर्ट होने वाला प्रोग्राम है वहीं पर इंपोर्ट करने वाला प्रोग्राम होना चाहिए। दूसरा, जो इंपोर्ट होने वाला प्रोग्राम है वो लाइब्रेरी फोल्डर में हो सकता है रखा हुआ, या किसी पाथ पर रखा होगा तो आपको उस पाथ का पाइथन पाथ सेट करना होगा। ठीक है, यहाँ तक हमने सीखा था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब कल हम जिस मॉड्यूल को बना चुके थे तब से लेके अब तक 24 घंटे हो चुके हैं, है ना। अब मैं उस मॉड्यूल को आज के प्रोग्राम में इंपोर्ट करूं, और आज करो कल करो कभी भी करो, क्या फर्क पड़ता है। इंपोर्ट P208 इसी नाम का था आपको, अगर सही से याद है तो ठीक है। फिर उसके बाद आप इस मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं उनको मॉड्यूल के नेम पे डॉट लगा के कॉल कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। ऐड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, या जो भी आपका था चलाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, हमारे मॉड्यूल का नाम तो काफी आसान है, P208। कई बार मॉड्यूल का नाम काफी बड़ा हो जाता है, मान लो मोर देन 10 कैरेक्टर्स का हो गया। तो अब इसमें चैलेंज क्या है आपके लिए, अगर मेरे मॉड्यूल का नाम काफी बड़ा हो जाएगा तो एक तो उसका नाम मुझे इंपोर्ट जब मैं करता हूँ उस समय लिखना होता है। उसके बाद उस मॉड्यूल को मैं जितनी बार यूज करूंगा उसके किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए उस समय भी तो उसका नाम लिखूंगा मॉड्यूल का। तो ये एक टाइम पर फ्रस्ट्रेशन देना शुरू कर देता है कि बार बार इतना बड़ा नाम लिखो। तो उसके लिए एक हमें शॉर्टकट ट्रिक बताई गई कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल को इस प्रोग्राम में एक छोटा नाम दे सकते हैं। और ऐसा करने के लिए इंपोर्ट के आगे आप एज लगाएंगे, और एज के बाद जो भी आप नाम देना चाहते हैं इस P208 प्रोग्राम का वो दे सकते हैं, लेकिन वो नाम सिर्फ इसी वाले प्रोग्राम में वैलिड है। बाकी और जगह पर P208 वाला प्रोग्राम इसी नाम से ही जाना जाएगा। अब इसका नाम मैं जितना छोटा करना चाहूँ रीडेबिलिटी के अकॉर्डिंग उतना छोटा मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इसका नाम कर दिया एम, एम माने मॉड्यूल। अब इसका फायदा क्या हुआ, जितनी बार इस प्रोग्राम में इस मॉड्यूल को आप यूज करेंगे आप इसको इसके एक्चुअल नेम से यूज नहीं कर सकते। अब इस वाले प्रोग्राम में इसका एक्चुअल नेम एम ही माना जाएगा। अगर अभी आपने लगा दिया P208, देखते हैं चलता है क्या। कह रहा है P208 तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके लिए इसका नाम क्या कर दिया गया है, एम कर दिया गया है, और ये सिर्फ इसी प्रोग्राम में वैलिड है। ठीक है, तो इट इज लाइक कि अगर हम क्रिकेट के एग्जाम्पल की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग इतना बड़ा कोई नहीं बोलना चाहता, शॉर्ट में वीरू कर दिया, लेकिन ऑफिशियल नाम वीरू नहीं है। आपस में हम लोग वीरू कह सकते हैं, ऑफिशियल नाम तो वीरेंद्र सहवाग ही रहेगा। सेम यहाँ पर है, इस प्रोग्राम का जो नाम है P208 ही रहेगा किसी और प्रोग्राम के लिए, सिर्फ इस प्रोग्राम ने इसका नाम अपना अपने हिसाब से रख लिया। अब टेक्निकली इसको हम बोलते हैं एलियास। ठीक है, एलियास का मतलब होता है एज्यूम्ड नेम। कोई भी नाम जो आपने एज्यूम कर लिया है उसको एलियास कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एम इज एलियास फॉर, किसके लिए है ये, P208 के। ठीक है, और इसके आगे और लिखते हैं, हमने कहा लिख दो, क्या लिख सकते हो और इसके आगे, फॉर P208 इन दिस
प्रोग्राम ओनली। सिर्फ इस प्रोग्राम में ये बात सही है ना? हमेशा ये बात सही नहीं। अब आप सोचो कि कल एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें लिख देंगे इम्पोर्ट एम। चलो, अब हमारे पास किसी भी मॉड्यूल को जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम नहीं चाहते कि उसके जितने फंक्शन हैं वो सारे यूज हों। हम चाहते हैं उसके स्पेसिफिक फंक्शन को ही हम एक्सेस कर पाएं। तो अब हमें इंपोर्ट करने का एक तीसरा सिंटैक्स दिया जा रहा है। दो सिंटैक्स अब तक हमने इंपोर्ट करने के पढ़ लिए हैं। पहला सिंटैक्स इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, खत्म। दूसरा सिंटैक्स इंपोर्ट मॉड्यूल नेम एज एलियास, जो भी देना चाहते हैं। अब तीसरा सिंटैक्स इंपोर्ट का क्या है उसको समझते हैं। तीसरे सिंटैक्स में हम इंपोर्ट कीवर्ड से शुरू नहीं करते, फ्रॉम कीवर्ड से शुरू करते हैं। जब आप फ्रॉम कीवर्ड से इंपोर्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट ना करके उस मॉड्यूल के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को इंपोर्ट करता है। तो सिंटैक्स इसका होगा फ्रॉम मॉड्यूल नेम P208 इंपोर्ट। अब इसके अंदर क्या क्या बनाया है आपने वो आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने क्या बनाया है इसके अंदर, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है, एक मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन बनाया है और एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया था। तो अब बताओ इन तीनों में से क्या इंपोर्ट करना चाहते हो? हमने कहा हम सिर्फ एक्स वेरिएबल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, कर लो। अब ये एक्स वेरिएबल इंपोर्ट हो गया। अब इस प्रोग्राम में एक्स वेरिएबल डायरेक्टली यूज हो सकता है, लाइक कि वो इसी प्रोग्राम में डिफाइन किया गया है, उसके पहले डॉट लगाकर मॉड्यूल का नेम लिखने की नीड नहीं होगी। चला कर दे कि हमने कहा बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस वाले मॉड्यूल से मल्टीप्लाई फंक्शन को यूज करना है, तो क्या मैं मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर सकता हूं? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपने मॉड्यूल इंपोर्ट करा ही नहीं है इस बार। आपने मॉड्यूल के अंदर जाके सीधा एक्स वेरिएबल को पकड़ा है और वही मेमोरी के अंदर आया है। मॉड्यूल की बाकी चीजें मेमोरी में लोड ही नहीं है, एरर आ जाएगी। कह रहा मल्टीप्लाई फंक्शन तो है ही नहीं। आप बोलोगे मॉड्यूल के नाम से डॉट लगा के P208 डॉट, तो इंटरप्रेटर क्या बोलेगा, ये कौन है? हम बोलेंगे ये मॉड्यूल है, तो इंटरप्रेटर बोलेगा इंपोर्ट करो फिर इसे। हमने कहा कर तो लिया, वो बोलेगा नहीं, आपने मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करा है, मॉड्यूल के अंदर से सीधा वेरिएबल इंपोर्ट किया है। ठीक है, क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। कह रहा है P208 तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है। चलो, अब अगर मैं चाहता हूं कि मल्टीप्लाई फंक्शन भी डायरेक्टली कॉल हो तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई फंक्शन को भी इंपोर्ट करना होगा। अब ये फंक्शन चलने को तैयार है, 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 6 आ गया। सर ऐसा नहीं कर सकते थे कि दोनों के दोनों चीजें एक ही मॉड्यूल से तो आ रही हैं, तो एक ही स्पार में नहीं हो सकता? हमने कहा हाँ हो सकता है, कॉमा लगा दो। अभी भी सही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉड्यूल के अंदर अगर आप अलग अलग एलिमेंट को इंपोर्ट एक साथ करना चाहते हैं तो कॉमा लगाते हुए आप उन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे सर मैं ऐड फंक्शन चला सकता हूं, तो मैं मना कर दूंगा नहीं, ऐड नहीं चला सकते क्योंकि ऐड तो इंपोर्ट ही नहीं हुआ है। अब इसको मैं अलग लाइन से कर सकता हूँ, सेम में भी कर सकता हूँ, है ना? तो मैं दोनों तरह से लिख देता हूँ। तो अब जब आप किसी फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं तो सिर्फ नाम बताते हैं, उसको कॉल नहीं करते। ठीक है, सिर्फ नाम बताएंगे यहाँ पर। ठीक। तो अब अगर दो फंक्शन अलग अलग मॉड्यूल से इंपोर्ट करने हो, मान लीजिए एक होता P208
एक होता P209, तो फिर ये वाली अप्रोच तो चलेगी नहीं। ये अप्रोच तो तभी चलेगी जब दोनों फंक्शन एक ही मॉड्यूल से इंपोर्ट करने हो। और अगर दो फंक्शन अलग अलग मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है तो फिर तो अलग अलग लिखना ही पड़ेगा हमारे लिए। ठीक है। अब हमसे ये बोला गया कि अगर आप एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एस्ट्रिक लगा सकते। एस्ट्रिक का मतलब क्या है? आप इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, जितने भी फंक्शन हैं, सारे इंपोर्ट हो गए, अब आप सबको यूज कर सकते हो। तब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इस सिंटैक्स में और इस सिंटैक्स में फिर क्या डिफरेंस है? इसमें भी तो पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया था। भाई ये सिंटैक्स भी क्या करता है, पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर देता है। और ये सिंटैक्स, हमने कहा ध्यान से सुनो, है ना, एक बारीक सा डिफरेंस है। इस वाले सिंटैक्स में हमने पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया। मॉड्यूल के नाम से ही हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटरप्रेटर को मॉड्यूल के बारे में बता रहे हैं। इंटरप्रेटर उसके अंदर कौन है किसी को नहीं जानता। जिसके पास जाना है मॉड्यूल के नेम पे डॉट लगा के जाना होगा। ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि इस वाली अप्रोच में क्या हुआ, इस वाली अप्रोच में इंटरप्रेटर मॉड्यूल को नहीं जानता, उसके जितने वेरिएबल जितने फंक्शंस हैं उन सबको डायरेक्टली जानता है। अब आप उन्हें अपने प्रोग्राम में बिना मॉड्यूल का नेम डॉट लगाए एक्सेस कर सकते हैं। कंक्लूड करते हैं, इन दोनों सिंटैक्स में मॉड्यूल के सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हैं। सिंटैक्स डिफरेंस आएगा, इस वाले में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, इस वाले में मॉड्यूल का नेम पहले लगाना ही पड़ेगा डॉट, फिर आप जो चाहें वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। ये वाली अप्रोच रिकमेंडेड जनरली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इस मॉड्यूल में जितने भी वेरिएबल जितने भी फंक्शन है सब मेमोरी में उसी टाइम लोड हो जाएंगे जिस टाइम ये एस्ट्रिक नजर आएगा। इसलिए जरूरी नहीं है इसके अंदर 100 फंक्शन है आप 100 के 100 यूज करोगे, हो सकता है 2-3 ही कॉल करो, लेकिन मेमोरी में 100 के 100 फंक्शन लोड हो जाएंगे हमारे। इसलिए ये वाली अप्रोच हमारी बेटर अप्रोच नहीं है। नितेश सिंह, बताइए सर क्या पूछना चाहते हैं? सर ये हम फाइल जो इंपोर्ट करें इस मॉड्यूल को, तो ये मॉड्यूल हमारा कोई और प्रोग्राम है जो हमने मतलब किसी और फाइल में इसको स्टोर किया, तो इसका इसके जो प्रॉपर्टीज को हम एक पंखा बंद। फंक्शन एक इसमें मिनट रुको, जितने भी एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। ऊपर वाला, हाँ, दोनों कर दो। हाँ जी बताइए सर, दोबारा बोलिए क्या पूछ रहे थे? सर इस प्रोग्राम में P208 नाम के मॉड्यूल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक ये है। सर P208 कोई और प्रोग्राम है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज है जो वो इसमें इंपोर्ट हो रहे हैं, तो उस फाइल में जितने भी मतलब फंक्शंस होंगी वेरिएबल होंगे वो सारा इंपोर्ट होगा इसमें ना, या फिर ये कैसे कर रहा है ये समझ नहीं है सर। इस वाले अप्रोच में अगर आपने एस्ट्रिक लगा दिया तो इसका मतलब है P208 वाले प्रोग्राम में जितने वेरिएबल जितने फंक्शन है वो आपके लिए एक्सेसिबल हैं। हो नहीं गए हैं, करोगे तो मिल जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन परमिशन आ गई आपके पास। अभी आप कहोगे सर मैं इसे रन करा दूं सब चल जाएगा, क्यों चल जाएगा भाई? कुछ नहीं चलेगा इसका आउटपुट। तो अब इसका मतलब है कि आप उन सबको यूज कर सकते हैं, करोगे तो हो जाएंगे, नहीं करोगे तो नहीं होंगे, जितने करोगे उतने हो जाएंगे। अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। तो सर जैसे ये तो हम अगर इंपोर्ट यहाँ पे नहीं लिखते हैं और अगर हमें ये रन करना है या 20 को मल्टीप्लाई कराना है 23 को या ऐड कराना है, तो वो तो हम ऐसे भी करा सकते हैं। करा सकते हो, ये अलग अलग तरीके हैं। आप ये तरीका यूज कर सकते हो, जो आप बता रहे हैं वो भी तरीका सही है। प्रोग्रामर के पास चॉइस आ गई कि वो कैसे यूज करना चाहता है। इस वाले तरीके का फायदा ये है कि आपको कॉल कराने के पहले P208 डॉट नहीं लिखना पड़ेगा। और जब आप इंपोर्ट P208 करते हैं, इंपोर्ट P208, तो ये लिखना पड़ता है, तब फंक्शन चलता है, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है।
ओके सर, थैंक यू। बासित बताइए। सर जैसे P208 नाम की फाइल है, ये हमारी मशीन में होनी चाहिए, जब भी हम प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। सर कल की क्लास में थे आप? सर कल एक्चुअली मिस हो गई थी क्लास। बस आपने रिकॉर्डिंग देखी फिर कल क्लास में से हो गई तो? नहीं सर। नहीं ना। कल इस पर हमने 40 मिनट चर्चा करी थी इसी बात पर, यही क्वेश्चन पर। मैं फटाफट से रिकैप कर देता हूँ, डिटेल में आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? तो जिस प्रोग्राम को ओके हम ओके। इंपोर्ट कर रहे हैं वो प्रोग्राम जी जी। कंप्यूटर में होना चाहिए तीन में से किसी एक जगह पर, या तो सेम फोल्डर में जहां से हम ये प्रोग्राम हम्म। बना रहे हैं 212 वाला, उसी फोल्डर में ये प्रोग्राम हो, या हम लाइब्रेरी फोल्डर में इसको पेस्ट कर दें तो चल जाएगा, या किसी डिफरेंट लोकेशन पे होगा तो हमें उसका पाइथन पाथ सेट करना पड़ेगा। इन तीनों ही केस में एक चीज कॉमन है कि हमारे कंप्यूटर में कहीं रखा जरूर होना चाहिए। अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो पड़ोसी के कंप्यूटर में रखा हुआ है, पड़ोसी के कंप्यूटर को नहीं पहचान पाएगा, सेम कंप्यूटर पे होना चाहिए, है ना? ओके थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अब। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या होगा उस केस में जब आप किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करके ला रहे हैं और उसके अंदर जो फंक्शन है उसी नाम का फंक्शन सेम प्रोग्राम के अंदर भी बना हुआ है। दोबारा बताइए सर क्या कहा आपने? मैंने लिखा फ्रॉम P208 इंपोर्ट मल्टीप्लाई, ठीक है? अब इस मॉड्यूल का मल्टीप्लाई फंक्शन मुझे मिल जाएगा जब मैं कॉल करूंगा प्रॉपर तरीके से। अब मैंने क्या करा, इस वाले प्रोग्राम में भी एक फंक्शन बना दिया और उसका नाम मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए लेकिन मैंने कर दिया, और इसमें मैंने तीन पैरामीटर बना दिए। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करता है एक साथ और रिजल्ट वापस कर देता है। अब जब मैं मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करूंगा तो अब मेरे दिमाग में दो बातें आ गई। अगर मैं कॉल करते समय ये सोचूंगा कि ये मल्टीप्लाई फंक्शन वो कॉल होगा जो मॉड्यूल से इंपोर्ट होकर आया था, तो उसमें तो दो ही आर्गुमेंट देने हैं मुझे, क्योंकि उसमें ए और बी नाम के दो पैरामीटर है और उनका मल्टीप्लाई वापस कर रहा है। और अगर मैं ये सोचूंगा कि ये तो मेरे वाले प्रोग्राम का माना जाना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर तीन आर्गुमेंट पास करने होंगे, वरना एरर आ जाएगी। तो अब ये बताओ कि अब मैं क्या करूं यहाँ पर? तो उसका आंसर आप ऑलरेडी जानते हैं एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर एक ही प्रोग्राम में सेम नेम के दो फंक्शन आते हैं तो लेटेस्ट चलती है। तो यही मान लो कि पहले आपने ये लिखा है उसके बाद आपने ये वाला डिफाइन करा है, तो आगे के प्रोग्राम में अब मल्टीप्लाई मतलब ये माना जाएगा, इंपोर्ट वाला मान लो रिप्लेस हो गया, अब आपको तीन वाला ही चलाना पड़ेगा। और अगर सर मुझे दोबारा कॉल करना है तो इस डेफिनेशन के आने से पहले कर लो, क्योंकि जिस लाइन पर अब 3 नंबर लाइन पर आप हो उस समय मल्टीप्लाई फंक्शन ये तो कंसीडर होगा, नहीं तो बाद में आया है, उस समय मल्टीप्लाई फंक्शन यही माना जाएगा, और यहाँ वाला दो आर्गुमेंट का है। अब अगर इंटरव्यूअर आपसे यह कहे नहीं मुझे दोनों चाहिए, मुझे वो भी चाहिए ये भी चाहिए, और कभी भी कुछ भी चाहिए, अपडेट वाला नहीं चलेगा कॉन्सेप्ट, कभी मेरा मन करेगा मैं वो वाला कॉल करूंगा मल्टीप्लाई, कभी मेरा मन करेगा मैं ये करूंगा, मुझे दोनों मिलने चाहिए, तो आप इंटरव्यूअर को ये जवाब देंगे कि ठीक है सर फिर एक काम करते हैं, उस वाले मॉड्यूल को हम फ्रॉम से इंपोर्ट ना करके, पर्टिकुलर मल्टीप्लाई फंक्शन को इंपोर्ट ना करके हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है? अब अपना बना लो मल्टीप्लाई फंक्शन तीन वाला जो आप बना रहे थे, ए कॉमा बी कॉमा सी, और रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब अगर आप मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल करेंगे मॉड्यूल वाला, तो इस अप्रोच में इस मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंटैक्स में पहले मुझे क्या लिखना पड़ता है, मॉड्यूल का नेम डॉट मल्टीप्लाई। तो इंटरप्रेटर एकदम क्लियर हो गया कि मुझे किसके पास जाना है मल्टीप्लाई फंक्शन को रन करने के लिए। और जब मैं मल्टीप्लाई फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करूंगा तो वो सेम प्रोग्राम में ही सर्च कर सकता है, क्योंकि मैंने उसके पहले कोई रेफरेंस दिया ही नहीं। अब दोनों चलने को तैयार।
तो इस तरह से हम सेम नेम के फंक्शन को बनाकर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इस पूरी कहानी में तो सारी बातें सही हैं, बस एक ही चीज हमारी समझ में नहीं आ रही, वो ये कि एक प्रोग्राम किसी एक इंसान ने बनाया, वो एक्स इंसान है कोई, उसने इसके अंदर फंक्शन बनाई F1 F2 F3, मेहनत करी, टाइम लगाया। अब एक बाई नाम का इंसान है, ये अपने प्रोग्राम में अपना टाइम बचाना चाहता है। इसको अगर वही कोड चाहिए जो ऑलरेडी इन फंक्शन में लिखा हुआ है तो ये लिखना नहीं चाहेगा। तो बाई एक्स से क्या बोलेगा, मुझे अपना प्रोग्राम दे दो, ये पहुंच गया यहाँ पर, और ये अपने अंदर इंपोर्ट करेगा। अब चैलेंजेस शुरू कहाँ से होते हैं? अब तक तो चीजें बड़ा आसान लग रही थी, अब चैलेंज नंबर 1, बाई नाम के इंसान को ये कैसे पता चलेगा कि एक्स नाम के इंसान ने जो मॉड्यूल बनाया था उसमें कितने फंक्शन है? क्योंकि एक्स के अंदर 3 फंक्शन है, ये बात तो एक्स जानता है ना, बाई थोड़ी जानता है, उसने थोड़ी बनाया। तो अब आप ये बोलोगे कि बाई पहले एक्स के प्रोग्राम को ओपन करके पढ़े, उसमें किस नाम के फंक्शन है। सोचो प्रोग्राम 1000 लाइन का हुआ तो, 10,000 लाइन का प्रोग्राम निकला तो ये तो तरीका सही नहीं है कि जो इंपोर्ट करने वाला प्रोग्रामर है पहले उस मॉड्यूल को जाके पढ़े ताकि उसे ये पता चल जाए कि उसमें कितने फंक्शन है। दूसरा चैलेंज, मान लो मैंने किसी तरह से फोन करके बता दिया उसे कि भाई मेरे प्रोग्राम में ना 10 फंक्शन है, और उनके नाम F1 F2 F3 ऐसे करके रख दिए हैं मैंने। दूसरा चैलेंज ये है कि मुझे ये कैसे पता चलेगा अब कि किस फंक्शन में कितने आर्गुमेंट पास करने हैं। अब जैसे ये फंक्शन, आपको कैसे पता चला कि इसमें 2 आर्गुमेंट देने हैं आपको? आपने 4 क्यों नहीं दिए, 6 क्यों नहीं दिए, 10 क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम ही वो इंसान है जिसने 208 वाला मॉड्यूल बनाया था, और हम ही वो इंसान है जो इसको किसी दूसरी जगह पर इंपोर्ट करके यूज कर रहे हैं। अगर ये 2 अलग इंसान होते तो कैसे पता चलेगा आपको कि कितने आर्गुमेंट देने हैं? तीसरा चैलेंज, कई बार फंक्शन के नाम से हम समझ जाते हैं कि वो फंक्शन क्या करने के लिए बनाया गया होगा। कई बार ऐसा होता है फंक्शन के नाम से हमारी समझ में नहीं आएगा ये फंक्शन किस काम के लिए बनाया गया है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस फंक्शन का इस्तेमाल कब करूं? चौथा चैलेंज, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा? अभी मुझे पता है कि ये फंक्शन इन दोनों का मल्टीपल रिटर्न कर देता है, इसलिए मैं उस फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है प्रिंट फंक्शन में प्रिंट कराते हुए देख लेता हूँ। अगर ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ही ना करे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन का ढांचा क्या है ना? तो यहां से अब हमारे चैलेंजेस शुरू होते हैं। अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए शब्द यूज होता है डॉक्यूमेंटेशन। आपको क्या करना होता है जब कोई भी मॉड्यूल आप बनाते हैं, यानी कि जिस समय हमने P208 नाम का मॉड्यूल बनाया उस समय हमने इसमें कमी करी है, गलती हमारी है। हमें क्या करना चाहिए था, किसी भी मॉड्यूल के साथ उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बनाना चाहिए था। डॉक्यूमेंटेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, एक होता है एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन एक अलग से पीडीएफ फाइल, पीपीटी फाइल या वर्ड फाइल बनाकर आप लिखते हैं, और इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन जो होता है वो हमारे प्रोग्राम के अंदर, यानी कि जो मॉड्यूल है मॉड्यूल के अंदर ही एज ए प्रोग्रामर मुझे लिखना होता है। तो अभी हम आपको इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन क्या है, कैसे बनाते हैं, वो सीखते हैं। वापस चलते हैं प्रोग्राम के पास, और इस प्रोग्राम को हम दोबारा बनाएंगे, एक दूसरे नाम से बना लेते हैं, आसान करके बना लेते हैं। तो लिख दिया मैंने P2 1। अब मैं ये जो प्रोग्राम बना रहा हूँ ये सोच कर बना रहा हूँ कि एक मॉड्यूल की तरह कभी कोई इंपोर्ट करेगा। अब आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम में
मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके आप इस प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो जब आप किसी प्रोग्राम की स्टार्टिंग में मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके कुछ भी लिखते हैं, उसको प्रोग्राम का या मॉड्यूल का एक्सप्लेनेशन माना जाता है। लिख दो यहाँ पर, दिस मॉड्यूल वाज डेवलप्ड बाय एक्स वाई जेड, कोई भी, एंड it provides functions to perform mathematical operations। ठीक है, तो मैंने कहानी लिख दी, कुछ भी लिख दो जो कहानी मन में आए। ठीक है, ये मॉड्यूल मैंने तब बनाया था, आज की तारीख लिख दो, डेवलप्ड बाय एक्स वाई जेड ऑन 18 जुलाई 2023, कुछ भी जो मन आए वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद किसी भी फंक्शन के अंदर जब आप जाते हैं तो फंक्शन के स्टार्टिंग में जैसे ही उसका इंडेंटेड ब्लॉक स्टार्ट होता है, उस फंक्शन का एक्सप्लेनेशन लिख कर आते हैं या उस फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन लिख कर आते हैं, अगेन मल्टी लाइन स्ट्रिंग से। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें? इसमें अब आप बताओगे कि इस फंक्शन का नाम क्या है। दिस ऐड फंक्शन टेक्स 2 आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स देयर एडिशन। ठीक है, अब इस फंक्शन के बारे में बताओ। दिस मल्टीप्लाई फंक्शन takes 2 argument, returns their product। मल्टीप्लिकेशन को हम टेक्निकल भाषा प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस वेरिएबल के बारे में आपको बताना होगा। चलो, हमने इतना लिख दिया। मतलब जो इंसान अपने प्रोग्राम को इस तरह से बना रहा है कि उसे लगता है कि वो कहीं इंपोर्ट भी होगा, तो उस इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि सिर्फ कोड बनाना ही आपका काम नहीं होता है, उस कोड के बारे में उसका डॉक्यूमेंटेशन लिखना भी आपका ही काम होता है। और किसी भी कोड के अंदर उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ लिखा जाता है? फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन फंक्शन की स्टार्टिंग में लिखा जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके, और मॉड्यूल का डिस्क्रिप्शन मॉड्यूल की स्टार्टिंग में लिखा जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज करके। ठीक है, अब ये मेरा एक मॉड्यूल हो गया 215 P215। ठीक है, अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि कोई एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पर इसको इंपोर्ट करेंगे, मतलब P216 वाला प्रोग्राम, और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमें मान के चलते हम अलग इंसान है, जिसने बनाया ये मॉड्यूल वो अलग इंसान था, वो है ही नहीं है। अब हमें क्या करना है? इस मॉड्यूल को यूज कर, पहले पता करो इसमें कितने फंक्शन है, ये मॉड्यूल क्यों बनाया गया है, क्या पर्पस है, ये पता करो। क्या लिखेंगे? हेल्प। हेल्प फंक्शन में अपने मॉड्यूल का नाम पास कर दें। हेल्प फंक्शन क्या करता है? इस मॉड्यूल में जितना डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है उनको एक्सट्रैक्ट करके एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में फिल करके हमें दे देगा। यानी हेल्प फंक्शन पहले से एक स्ट्रक्चर अपने पास रखता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन को फिट करेगा, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लेकर आएगा? आपके दिए गए मॉड्यूल से लेकर आएगा। अब देखो जरा, सर ये तो एरर आ रही है। यानी कि जिसने ये बनाया है उसमें P215 वाले में सिंटैक्स एरर हो गई है। यानी कि हमें करना क्या था, इसको बनाने के बाद एक बार रन करके देख लेना था, ताकि पता चल जाता गलत बनाया कि सही। ठीक है, चलो हमने सही कर, अब चलाया। हेल्प ऑन मॉड्यूल P215, यहाँ तक का मैसेज पहले से सेट है। ये जो आपका मॉड्यूल का नाम था वो लिख गया।
नेम हेडिंग पहले ही आता है, नाम आपका अलग है, डिस्क्रिप्शन नाम से हेडिंग पहले ही पड़ा हुआ है, आपने जो लिखा था कहानी वो आ गई, दिस मॉड्यूल वाज डेवलप्ड बाय एक्स वाई जेड ऑन दिस एंड दिस। फंक्शंस, फंक्शंस नाम से हेडिंग पड़ा हुआ है पहले से, जितने फंक्शन है उनका सिर्फ हेडर हेडर लिखा है, उनके अंदर क्या लिखा था वो नहीं लाएंगे, सिर्फ हेडर हेडर लाएंगे और उसके अंदर का डॉक्यूमेंटेशन लेकर आता है। दिस ऐड फंक्शन टेक्स टू आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न्स देयर एडिशन दिस एंड दिस। ये डेटा है, डेटा मतलब इसका ग्लोबल वेरिएबल। तो डेटा हेडिंग के अंदर क्या आते हैं, इंपोर्ट हुए मॉड्यूल के ग्लोबल वेरिएबल कितने थे वो डेटा हेडिंग के अंदर बताए जाते हैं, और वो मॉड्यूल की लोकेशन क्या है वो यहाँ से बताई जा रही है। अब थोड़ा सा और बेटर कर, इस वाले मॉड्यूल को बनाते समय अब देखते हैं आप लोग पहचान पाओगे कि नहीं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 4-5 दिन पहले की बात है। बताओ क्या मतलब है इसका। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पर इसको रन कराऊंगा तो आ रहे हैं स्लैश, इसका मतलब जो इस फंक्शन को कॉल करने जा रहा है उसको हम ये बता रहे हैं कि इन दोनों के लिए जो आर्गुमेंट पास करेंगे वो कैसे होंगे, सिर्फ पोजीशन ओनली होंगे। क्लियर कहानी। ठीक है, अब आप हेल्प से ये भी कह सकते हैं, हेल्प पूरे मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन रहने दो, उस मॉड्यूल के ना किसी पर्टिकुलर फंक्शन का निकाल के दिखा दो बस। क्या लिखेंगे, P215 डॉट, बताओ किस फंक्शन का, हमने मल्टीप्लाई का दिखा, तो मल्टीप्लाई का नाम लिखना है, कॉल नहीं करना है। तो ये लाइन सिर्फ क्या करेगी, पूरे मॉड्यूल का डॉक्यूमेंटेशन लाकर नहीं देगी, सिर्फ मल्टीप्लाई फंक्शन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लाकर देगी। अच्छा सर एक काम करना जरा, लगे हाथ 208 वाले का भी एक बार निकाल के दिखा तो दो ही, पता तो है कुछ लिखा तो है नहीं हमने उसमें, फिर भी तो जो ढांचा है वो तो लिख कर आ ही जाएगा, लेकिन उस ढांचे में जो डेटा फिट होकर आना है वो मिलेगा ही नहीं हेल्प के लिए। ये आ गया, नाम है 208, फंक्शन का नाम है ऐड और मल्टीप्लाई, और डेटा ही है बस खत्म। अब ये क्या करता है पता नहीं क्या करता है, कुछ लिखा ही नहीं है। ये मॉड्यूल क्यों बनाया गया पता नहीं क्यों बनाया गया, कुछ है ही नहीं। एटलीस्ट लिस्ट तो लाकर फिर भी दे ही देगा फंक्शन की, कितने इतने फंक्शन है, वो क्या करते हैं, रिटर्न करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाइथन बनाते समय पाइथन के डेवलपर्स ने अगर पहले से कुछ मॉड्यूल बनाए हैं, ने कहा अगर नहीं डेफिनेट है बनाए हैं, कितने, कई हजार मॉड्यूल पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से ही पड़े हुए हैं। अगर मैं उनमें से किसी का भी इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कितने फंक्शन है और किस फंक्शन से क्या होता है और किस फंक्शन में कितने आर्गुमेंट पास करने हैं और कौन मुझे क्या वापस करेगा। मेरे पास एकमात्र सहारा हेल्प है। अब अगर मैं लाइब्रेरी के किसी मॉड्यूल का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो हेल्प और उस मॉड्यूल का नाम, जब तक मैं ये कर नहीं लूंगा तब तक मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मैं उस मॉड्यूल का इस्तेमाल कैसे करूं। और ये तो हमारा पार्ट हो गया, जिन लोगों ने ये मॉड्यूल बनाए पाइथन बनाते समय उनका पार्ट क्या रहा होगा कि उन्होंने उस समय उनका क्या लिखा होगा उसके अंदर, डॉक्यूमेंटेशन। और अगर उन्होंने नहीं लिखा हुआ है तो कुछ नहीं मिलेगा हमारे लिए। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ कोड बनाना ही सफिशिएंट नहीं होता है, कोड के साथ साथ आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट से लिखना होगा। अच्छा, हम और आप लोग मिलकर पाइथन की किताब लिखना चाहते हैं, तो हमें और आपको कैसे पता चलेगा किस फंक्शन से क्या होता है। क्या करेंगे हम और आप लोग, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। जितनी किताब छप रही है बाजार में उनने थोड़ी बनाई पाइथन, जिसने पाइथन बनाई उसने डॉक्यूमेंट्स लिखा हर मॉड्यूल का। हम सब लोग क्या करते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं डेटा बस, अपनी भाषा दे देते हैं। यही तो करेंगे, जिसने जो चीज बनाई वही तो बता सकता है क्या बनाया मैंने, दूसरा आदमी तो बस कॉपी पेस्ट करके उस चीज को आसान भाषा दे सकता है। ठीक है, दुकान जितनी मार्केट में बुक्स हैं पाइथन की
वो सब यही कर रही है। ठीक है, चलो। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए क्या कोई रूल है, हमने कहा एक रूल मुझसे स्किप हो गया। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि मॉड्यूल इंपोर्ट तब होगा जब वो अंडरस्कोर से शुरू होता हो या किसी अल्फाबेट से शुरू होता हो। अगर वो डिजिट से शुरू होता है, मान लो मेरे मॉड्यूल का नाम होता 208, एरर आ जाती। तो आप में से बहुत से लोगों ने अपने प्रोग्राम सिर्फ नंबर से सेव कर रखे होंगे, अगर तो वो प्रोग्राम एज ए मॉड्यूल कभी यूज नहीं होगा, एरर आ जाएगी। तो मॉड्यूल बनाने के लिए किसी भी प्रोग्राम को उसका नाम हमें देना चाहिए अंडरस्कोर से या किसी अल्फाबेट से, चाहे लोअर केस का अल्फाबेट हो चाहे अपर केस का अल्फाबेट हो। ठीक है, चलो इंपोर्ट करना आ गया हमें। एक और कहानी, हमने एक फंक्शन बनाया शो। अब इस शो फंक्शन के अंदर अगर आपसे कहा जाए कि मैं इंपोर्ट करूंगा P208, अजीब लग रहा है? पहली बार हर चीज अजीब ही लगेगी, है ना? तो आंसर इज यस, हम ऐसा कर सकते हैं। हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को ग्लोबल स्कोप में भी कर सकते हैं और लोकल स्कोप में भी कर सकते हैं। अगर मैं इंपोर्ट को लोकल स्कोप में करता हूं तो इसका मीनिंग ये रहेगा कि जिस फंक्शन के स्कोप में आपने इस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, सिर्फ वही फंक्शन इस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। अगर उस फंक्शन के बाहर आप ये सोचो कि मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर ही लिया मैंने, इसका दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं चलो, तो एरर आ जाएगी। बोलेगा हम तो पहचानते ही नहीं ये कौन है। इंटरप्रेटर इस मॉड्यूल का नाम ग्लोबल स्कोप में चेक करने आएगा, है ही नहीं। और ये इंपोर्ट हुआ है लोकली, तो इसका जो एक्सेस है इंपोर्ट हुए मॉड्यूल का सिर्फ शो फंक्शन के ब्लॉक तक है, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा ही है, वहां तो चल गया एडिशन, लेकिन फंक्शन के बाहर नहीं चला। इसे बोलते हैं लोकल इंपोर्ट। एक है ग्लोबल इंपोर्ट। हाईली रिकमेंडेड है कि आपको जब भी इंपोर्ट करना चाहिए ग्लोबल इंपोर्ट करना चाहिए, सो डैट पूरे प्रोग्राम में वो चीज अवेलेबल हो पाए। ठीक है, अब जब आप इंपोर्ट को लोकली करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक स्टेटमेंट लोकली इंपोर्ट में नहीं चलता, बाकी सारे चलते हैं। एस्ट्रिक वाला, फ्रॉम P208 इंपोर्ट एस्ट्रिक, ये नहीं चलेगा, ये एरर आ जाएगी। ये सिर्फ ग्लोबल स्कोप में अलाउड है। बाकी जितने सिंटेक्स मैंने पढ़ाए इंपोर्ट करने के वो सब अलाउड है लोकल स्कोप में। ये आपकी एरर आ जाएगी, ध्यान रखें। बाकी जितने इंपोर्ट स्टेटमेंट है सब में अलाउड। चलिए, अब मॉड्यूल इंपोर्ट करना हमें अलग अलग तरीके से आ गया। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट अभी और रह गया। क्या किसी फंक्शन के नेम को एक एलियास दिया जा सकता है इंपोर्ट करते समय? जैसे आप लिखते हो इंपोर्ट P208 एज, कोई भी नाम दे दो। मैं फ्रॉम से एक फंक्शन इंपोर्ट कर रहा हूँ, फ्रॉम P208 इंपोर्ट एड। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है, फंक्शन का नाम काफी बड़ा हो जाता है, तो मैं उस फंक्शन का नाम को एक एलियास देना चाहता हूँ, सो दैट जब उसको आगे के प्रोग्राम में कई बार कॉल करूं तो मुझे थोड़ा सिंप्लिसिटी हो जाए। आंसर है यस, आप ऐसा कर सकते हैं। एज, क्या नाम दोगे? ए दे दो, कोई साइंस है नहीं, हम सब सीखना चाहते हैं कि दे सकते हैं, नहीं आंसर इज यस, दे सकते हैं। ए नाम से फंक्शन कॉल करोगे तो एडिशन वाला कॉल हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन के नेम को
हम एलियास देना चाहें तो इंपोर्ट करते समय दे सकते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिस चीज को इंपोर्ट करोगे उसी का एलियास दे सकते नहीं। एलियास सिर्फ वो दिए जा सकते हैं जो एक वेरिएबल का नाम दिया जा सकता है। एलियास देने का रूल होता है, अपने मन से आप इसका नाम इफ थोड़ी दे सकते हो, इफ तो कीवर्ड हो गया। तो एलियास हम वही दे सकते हैं जो एक वेरिएबल का नाम देने का रूल है। कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए, स्लैश टी स्लैश एन नहीं आना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो जो एक वेरिएबल का नाम देने के रूल थे, सेम रूल एलियास का देने के भी। चलो, यहाँ तक की कहानी समझ में आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा था। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोग्राम हमने बनाए। अब ये प्रोग्राम एक दूसरे को इंपोर्ट करके एक दूसरे का डेटा यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ ये कि इस प्रोजेक्ट में 100 मॉड्यूल बन गए, जो कोई किसी को इंपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को इंपोर्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सजेस्ट ये किया जा रहा है कि आप इन 100 मॉड्यूल को मैनेज पैकेजेस की फॉर्म में करें। दैट मीन्स अपना प्रोजेक्ट जब बनाएं तो उस प्रोजेक्ट में जो 100 मॉड्यूल आपने बना लिए हैं उनमें से आइडेंटिफाई करिए कौन कौन से मॉड्यूल ऐसे हैं जो सेम कॉन्टेक्स्ट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं 5 मॉड्यूल ऐसे हैं जो फाइल को अपलोड करने के लिए यूज कर रहे थे। इसका काम था पीडीएफ को अपलोड करना, इसका काम था जेपीजी अपलोड करना एंड सो ऑन। तो ये 5 मॉड्यूल ऐसे हैं जिनका कॉन्टेक्स्ट सेम है, ये अपलोडिंग वाला ही काम करते हैं, लेकिन हर मॉड्यूल अलग फॉर्मेट की फाइल को अपलोड करने के लिए मैंने बनाया हुआ है। आपका तरीका ये होना चाहिए था कि प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट का फोल्डर एक होगा आपका, उसके अंदर आप एक पैकेज और बनाइए जिसका नाम कर दीजिए अपलोड, और इस अपलोड पैकेज के अंदर आप वो मॉड्यूल रखिए जो अपलोडिंग वाला काम करते हैं। फिर कुछ मॉड्यूल ऐसे आपने बनाए हैं जो डाउनलोडिंग में यूज होते हैं, तो आप डाउनलोड नाम से क्या बनाइए, एक पैकेज बनाइए। डाउनलोड नाम से एक पैकेज बनाइए और इसके अंदर वो मॉड्यूल रख दीजिए जो डाउनलोडिंग से रिलेटेड है। इसी तरह से आप लॉगिन मॉड्यूल जितने भी हैं वो लॉगिन नाम के पैकेज में बना दीजिए एंड सो ऑन सो ऑन। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के 100 मॉड्यूल को अलग अलग पैकेजेस में मैनेज करें। फायदा, कल को मेरे प्रोजेक्ट में एक एरर आ गई, फाइल अपलोड नहीं हो रही है, तो मुझे इस भीड़ में जाना ही नहीं है, मुझे बस इसके अंदर जाके देखना है कि जो गलती है वो इन्हीं में से किसी प्रोग्राम के अंदर है, बाकियों को मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर ये सब एक साथ रखे होते हैं तो एक्सीडेंटली हो सकता है कि मॉडिफाई मुझे करना था कोई, हो गया कोई और, तो जो एरर आई थी वो तो नहीं गई, एक एरर और आ गई मेरी। तो जब बहुत सारे मॉड्यूल एक साथ रखे होते हैं तो ये गलती हो जाती है एक्सीडेंटली, जानबूझकर नहीं। तो उस मिस्टेक को जो हो गई है हमसे या हो सकती थी, उसको बचाने के लिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के सारे मॉड्यूल को एक जगह ना रखकर अलग अलग पैकेजेस में मैनेज करके रखेंगे। अब सर ये पैकेज कैसे बनेगा? मॉड्यूल तो एक प्रोग्राम ही होता है, कुछ सीखना ही नहीं है, जैसे आज तक हम बनाते आए हैं, फाइल में जाओ न्यू बन गया प्रोग्राम, तो नया प्रोग्राम एक मॉड्यूल ही है। सर इसमें पैकेज का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, न्यू पैकेज करके। मैंने कहा पैकेज फिजिकली एक फोल्डर को ही कहते हैं, जिसको आप टेक्निकल टर्म में पैकेज कह रहे हैं, फिजिकली वो एक फोल्डर ही होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप क्या करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर 4 फोल्डर बनाएंगे, अपलोड, डाउनलोड, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट पासवर्ड, या जो जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, और उनके अंदर उनसे रिलेटेड मॉड्यूल्स को आप मैनेज करके रखेंगे। अब हमें याद आया कि सर ये तो हम जानते थे पहले से। कैसे जानते थे? हमारे कंप्यूटर में डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया सॉन्ग नाम से, इस सॉन्ग के अंदर एक फोल्डर बनाया ओल्ड सॉन्ग, एक बनाया न्यू सॉन्ग,
एक फोल्डर बना रखा है मूवी नाम से, मूवी के अंदर 2 फोल्डर और है, एक हॉलीवुड एक बॉलीवुड। हमने ऐसा नहीं करा है कि सीधा डी ड्राइव में ला के सारी चीजें पेस्ट मार दी हैं, क्योंकि ऐसे हम करेंगे और कोई हमसे मांग लेगा तो दिक्कत हो जाएगी देने में हमें। या खुद ही हमें कोई मूवी देखनी होगी तो ढूंढते रहेंगे कहाँ है वो मूवी। तो हमने क्या कर रखा है, अपने लैपटॉप में यही कर रखा है। तो जाने अनजाने में कोई भी ऐसा ही करेगा। इसे बोलते हैं मैनेज करना, बहुत सारी फाइलों को मैनेज करना। हाँ सर, एक बात और समझ में आ गई। अट्टा मार्केट गए घूमने हम, अट्टा मार्केट में सेल लगी हुई थी 100 रुपए, उसमें मीडियम लार्ज एक्सल सबके इकट्ठे पड़े हुए हैं, भीड़ लगी पड़ी है। अब बहुत टाइम लग रहा है सर। क्यों? क्योंकि मैनेज नहीं है। हम पहुंच गए मॉल में, मॉल में प्रॉपर मैनेज था। मीडियम साइज के कपड़े ये रखे हैं, लार्ज साइज के ये रखे हैं, मीडियम के ये हैं, स्मॉल के ये हैं, बच्चों के इधर हैं। क्या है? प्रॉपरली मैनेज। फायदा, खरीदने में आसानी, जल्दी, टाइम कम लगेगा, बेचने वाले को आसानी हो रही है। तो चीजें जब प्रॉपरली मैनेज होती हैं तो उनकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है ना, उन तक पहुंचने में टाइम कम लगता है। ठीक है, तो यही चीज जो रियल लाइफ में अक्सर हम करते ही हैं, जाने अनजाने में करते ही हैं, यही चीज हम पाइथन में भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जब हमने बहुत सारे मॉड्यूल बनाए हैं तो हम उनको एक साथ एक जगह ना रखकर अलग अलग पैकेजेस में सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग रख देते हैं। ठीक है, अब कैसे, उसको एक बार सीखते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या करा, ये जो 208 वाला प्रोग्राम था, कॉपी करा और एक फोल्डर बनाया नया, और इस फोल्डर का नाम कर दिया, मान लीजिए मैंने माई पैक। पैकेज का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रखते हैं, अभी मैंने समझाने के लिए इसका नाम माई पैक रख लिया। आप माई पैक 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी रख लो। और इस फोल्डर को हम पैकेज मानेंगे, और इसके अंदर हमने अपना प्रोग्राम P208 वाला रख दिया। ठीक है, और यहां से मैंने इसको हटा दिया, यहां से मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक प्रोग्राम और बनाता हूं जिसमें मैं P208 वाले प्रोग्राम को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट P208। देखो अब तक कहानी किससे थे, एज ए प्रोग्रामर कुछ था नहीं करने के लिए, लेकिन अब जब कोई मॉड्यूल पैकेज में रख जाता है तो एज ए प्रोग्रामर आपको अपने कोड में कहाँ चेंज करने होते हैं वो सीखना है हमारे लिए। अभी तक तो कोड के नाम पर कोई चेंज करना ही नहीं है, बस एक फोल्डर बना के उसमें कॉपी पेस्ट करना था, कर दिया मैन्युअली। ठीक है, अब जब मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट P208, कह रहा है इस नाम से मॉड्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूल कहाँ रख दिया गया है, पैकेज में रख दिया गया है। अब जब कोई भी मॉड्यूल किसी पैकेज में रख दिया जाता है तो उस मॉड्यूल की आइडेंटिटी उसके पैकेज के नेम के साथ दी जाती है। ठीक है, उस मॉड्यूल की आइडेंटिटी उसके पैकेज के नेम के साथ दी जाती है। सिंटैक्स में पहले हमें पैकेज का नेम लिखना होगा, माई पैक डॉट, उसके अंदर का मॉड्यूल लिखना होगा। तो अब इस तरह से हमारा क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ माई पैक डॉट P208। इंटरप्रेटर मॉड्यूल को नहीं जानता, पैकेज के अंदर के मॉड्यूल को जानता है, तो आपको पैकेज का नाम भी लिखना पड़ेगा। अब सर ये पैकेज कहाँ रखा होना चाहिए मेरे कंप्यूटर में, वही 3 लोकेशन, सेम फोल्डर के अंदर जहां पर ये प्रोग्राम P219 वाला बन रहा है, इसी के पैरेलल में पैकेज फोल्डर रखा होना चाहिए। या अगर ये किसी दूसरे पाथ पर रखा हुआ है तो इसका पाइथन पाथ आपने कॉन्फ़िगर कर रखा होगा, या इस पैकेज फोल्डर को कॉपी करके कहाँ ले जाओ, लाइब्रेरी के अंदर जाके पेस्ट मार दो। ठीक है, तो इस तरह से इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब सर इसका यूज कैसे करेंगे? अब देखो, एलियास आप नहीं दे रहे हो, जब आप एलियास नहीं देते हो तो पैकेज का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, डॉट फंक्शन का नाम। इस बार पैकेज का नाम जब भी लिखोगे तो हमेशा पैकेज के नेम के साथ लिखा जाएगा। क्या लिखोगे, माई पैक डॉट P208 डॉट एड। अब ये सिंटैक्स चलेगा। ठीक है, अगर किसी ने कभी जावा के
एक दो प्रोग्राम को देखा हो तो फील वैसा ही आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डॉट ई डॉट लगाते रहो, ठीक है। सर ऐसा कर सकते हैं पैकेज के अंदर, पैकेज के अंदर, पैकेज के अंदर फिर प्रोग्राम, आपकी मर्जी। सॉन्ग के अंदर ओल्ड सॉन्ग में 70s सॉन्ग, 80s सॉन्ग, 90s सॉन्ग, सर 70s के अंदर रफी सॉन्ग, ये सॉन्ग, इतने बनाने बनाओ जितने बनाने अंदर, और बेटर हो जाएगा मैनेजमेंट आपका। तो अगर ये पैकेज के अंदर एक नेस्टेड पैकेज होता तो मेन पैकेज का नाम डॉट, नेस्टेड पैकेज का नाम डॉट, मॉड्यूल का नाम, फिर इंपोर्ट करते समय मेन पैकेज का नाम डॉट, नेस्टेड पैकेज का नाम डॉट, मॉड्यूल का नाम डॉट, उसके फंक्शन का नाम। इसलिए बेटर है कि आपको क्या देना चाहिए, एलियास देना चाहिए, उससे आप इन सब से बच जाते हैं। अब इस पूरे को हम एक एलियास दे चुके हैं एम, अब जहां भी ये पूरा लिखना था सिर्फ एम से अपना काम चल जाए, जो भी नाम आप देना चाहते हो उससे काम चल जाए, ठीक है। अब जब कोई मॉड्यूल पैकेज में आ जाता है तो उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का पहला सिंटैक्स आपके सामने लिखा हुआ है, पैकेज का नेम डॉट मॉड्यूल का नेम। दूसरा सिंटैक्स फ्रॉम पैकेज नेम माई पैक इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम P208, ठीक है। फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। अब थोड़ा सा आसान हो गया सिंटैक्स। अब मैं अगर आगे के प्रोग्राम में लिखूंगा तो सब मॉड्यूल का नाम ही लिखना है, बार बार पैकेज का नाम लिखने की जरूरत मुझे नहीं है। P208.8 ऐसे करके मैं कर सकता हूँ। और सर अभी भी मैं एलियास देना चाहूं तो अभी भी दे सकते हो, एज M2, M तो मैंने उसका दे रखा है, मैंने M2 दे दिया। एक ही बात है, M और M2 दोनों एक ही जगह पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से हम जब फ्रॉम के साथ अगर कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो फ्रॉम पैकेज नेम इंपोर्ट मॉड्यूल नेम। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता इस पैकेज के इस मॉड्यूल के सीधा ऐड फंक्शन को इंपोर्ट करें? हमने कहा कर सकते हो, फ्रॉम माई पैक डॉट P208 इंपोर्ट ऐड। इस लाइन का मतलब पैकेज के अंदर गए, उसके अंदर मॉड्यूल, मॉड्यूल के अंदर से सीधा ऐड फंक्शन को उठा कर ले आए मेमोरी में। अब इंटरप्रेटर इन सबको भूल गया, बस इसी को जानता है। अब आप अपने प्रोग्राम में ऐड फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उसके पहले अब कुछ भी लगाने की जरूरत आपको नहीं है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐड जो लिखना है वो लिखो अपना, ठीक है। अब आपसे कहूँ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में फ्रॉम डैश डैश इंपोर्ट डैश डैश, बताओ फ्रॉम के आगे क्या लिखें, इंपोर्ट के आगे क्या लिखा जाता है? तो इसका आंसर इफ के साथ शुरू होगा। अगर आप फ्रॉम के आगे मॉड्यूल का नाम लिखते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल, तो इंपोर्ट के आगे उसके किसी फंक्शन का या किसी वेरिएबल का नाम आएगा। अगर आप फ्रॉम के आगे पैकेज का नाम लिखते हैं तो इंपोर्ट के आगे उसके किसी मॉड्यूल का नाम आएगा। अगर आप फ्रॉम के आगे पैकेज डॉट मॉड्यूल लिखते हैं, इसका मतलब ये इस वाली कैटेगरी में चला गया, कुल मिलाकर हो तो मॉड्यूल ही गया ये। तो इंपोर्ट के आगे क्या आएगा फिर इसके फंक्शन का। तो फ्रॉम डॉट डॉट इंपोर्ट डॉट डॉट, सर एक आंसर नहीं है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम के साथ इंपोर्ट में ये, और अगर फ्रॉम में ये है तो इंपोर्ट में फिर ये भी आ सकता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने कितने पैकेजेस बनाना चाहते हैं, जितने चाहे उतने पैकेजेस अपने आप बना सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए हमने एक मॉड्यूल बनाया, एक और बनाया, इस तरह से हमने बहुत सारे मॉड्यूल बनाए। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है।
आगे तक का कॉन्सेप्ट है ये, पूरी लाइफ में यूज होगा जो अब हम पढ़ रहे हैं इस समय। बहुत सारे मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल मिलाकर क्या कहलाते हैं? पैकेज। अच्छा सर, इस तरह से बहुत सारे पैकेज भी हो सकते होंगे? हमने कहा इस तरह से बहुत सारे पैकेज भी हो सकते हैं। अगर मैं बहुत सारे पैकेज का भी एक बंडल बना दूं तो उसको भी एक नाम दिया गया, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। तो कोई आपसे पूछे फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क जो भी होता होगा प्रोग्रामेटिकली, फ्रेमवर्क इज सिंपली कलेक्शन ऑफ पैकेजेस। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक फ्रेमवर्क है, इसका मतलब सिर्फ इतना है आपके पास बहुत सारे पैकेजेस रखे होंगे पाइथन के, हर पैकेज में बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे और हर मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस होंगे। मुझे कॉल तो फंक्शन ही करना है, तो फ्रेमवर्क का यूज कैसे करेंगे? उसके अंदर के फंक्शन कॉल करके। लेकिन फ्रेमवर्क के फंक्शन तक पहुंचने का जो रास्ता होगा वो ऐसे जाएगा। मुझे एज ए प्रोग्रामर कॉल तो मैं फंक्शन ही कर सकता हूँ, मॉड्यूल कॉल नहीं होता, फ्रेमवर्क कॉल नहीं होता, पैकेज कॉल नहीं होता, कॉल तो फंक्शन ही होता है बस। अगर आपसे कहूँ कि जेंगो, जिसको कुछ लोग डी जेंगो प्रोनाउंस करते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन जेंगो है, DJANGO। तो जेंगो जो वेबसाइट बनाने के लिए पाइथन में यूज होता है, जेंगो एक फ्रेमवर्क है। इसका मतलब बस इतना है कि जेंगो ने हमें बहुत सारे पैकेजेस दिए हैं और हर पैकेज में बहुत सारे मॉड्यूल दिए हैं और एक मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शन दिए हैं। तो अगर मैं कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करूं तो जेंगो हमें बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहा है, ढेरों फंक्शन दिए हैं उसने हमारे लिए। तो जब ढेरों फंक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम उन्हें पैकेजेस में मैनेज करते हैं, फिर पैकेज बहुत सारे हो गए, उन पैकेजेस को फिर हम एक जगह बंडल करते हैं और उस बंडल को हम क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क। अच्छा मैं कह दूं मेरे पास एक पैकेज है, मतलब है आपके पास पहले से कुछ भी, लेकिन लिमिटेड होगा, उसका साइज थोड़ा कम है कंपेयर टू फ्रेमवर्क। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये फ्रेमवर्क अगर मैं किसी को देता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको कंप्रेस करके देना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बहुत साइज हो जाएगा, कई जीबी का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? फ्रेमवर्क को फिर फर्दर कंप्रेस करते हैं, और पाइथन के फ्रेमवर्क को कंप्रेस करने के लिए व्हील फाइल बनती है जिसका एक्सटेंशन होता है .whl। व्हील फाइल जैसे .zip फाइल होती है, .rar, .zip, .apk, है ना, .exe, सिंगल फाइल, है ना। इसी तरह से पाइथन के फ्रेमवर्क को जब हम सिंगल फाइल में किसी को देते हैं तो उसको व्हील फाइल कहते हैं और उसका एक्सटेंशन .whl होता है। आपको फ्रेमवर्क को डाउनलोड करके फिर इस फाइल को क्या करना होता है? एक्सट्रैक्ट करना होता है, तब जाके आप फ्रेमवर्क को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करके यूज कर पाएंगे। ठीक है, जब आएगा मौका तब देखेंगे। तो इस तरह से मार्केट में एआई का फ्रेमवर्क है जिसका नाम है टेंसरफ्लो। तो टेंसरफ्लो क्या है? पाइथन का एक फ्रेमवर्क है, मतलब उसके अंदर ढेरों पैकेजेस है, हर पैकेज में ढेरों मॉड्यूल्स है, हर मॉड्यूल में ढेरों फंक्शन। ठीक है। अब सर ये बताओ इस शब्द का मतलब फिर क्या है? लाइब्रेरी का मतलब क्या है फिर? इनमें से लाइब्रेरी कौन है? मॉड्यूल लाइब्रेरी है, पैकेज लाइब्रेरी है, या बहुत सारे फ्रेमवर्क के कलेक्शन को लाइब्रेरी कहते हैं, या कोई अलग वर्ड है? क्या है ये लाइब्रेरी? तो लाइब्रेरी का मतलब एनी पीस ऑफ रेडीमेड कोड। इट कैन बी ए मॉड्यूल, इट कैन बी ए पैकेज, इट कैन बी ए फ्रेमवर्क। इसका मतलब हो गया कि फ्रेमवर्क भी लाइब्रेरी का पार्ट है, यानी फ्रेमवर्क को भी हम लाइब्रेरी कह सकते हैं।
पैकेज को भी हम लाइब्रेरी कह सकते हैं और मॉड्यूल को भी क्या कह सकते हैं, लाइब्रेरी कह सकते हैं। आप मेरे पास आए, सर इस काम को करने की लाइब्रेरी है, मैंने कहा है। आपने कहा सर दे दो, मैंने कहा मॉड्यूल है ले जाओ। इसका मतलब आप ये समझ गए कि उस चीज से रिलेटेड मेरे पास लिमिटेड रेडीमेड कोड है और मैं उसको एक ही प्रोग्राम में रखकर आपको दे रहा हूँ, उससे ज्यादा है ही नहीं मेरे पास। तो आपको लाइब्रेरी शब्द में अगर मैं कहूँ मेरे पास एक मॉड्यूल है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कितना ज्यादा फंक्शंस होंगे इनके पास। अच्छा, अगले दिन आप मेरे पास आए, सर इस काम को करने की लाइब्रेरी है, मैंने कहा है, ये पैकेज पड़ा है ले जाओ। अब आपका साइंस क्या बोलेगा, पैकेज दिया है सर ने मुझे, मतलब इस चीज से रिलेटेड इनके पास ना ढेरों मॉड्यूल है और हर मॉड्यूल में ढेरों फंक्शन होंगे, मतलब काफी ज्यादा इन्होंने मेहनत कर रखी है, पहले से बहुत कुछ बना कर रखा हुआ है। पैकेज सुनकर ये मेरे ब्रेन में साइंस आएगा। अब अगले दिन फिर आ गए आप कि सर इस काम को करने की लाइब्रेरी, मैंने कहा है ये फ्रेमवर्क पड़ा है ले जाओ इसे। अब आपका ब्रेन क्या सोचेगा, बहुत कुछ करा है, क्योंकि आपने कहा कि फ्रेमवर्क है इस काम को करने का, मतलब इस काम को करने के लिए काफी कुछ आपको पहले करना पड़ेगा। ढेरों पैकेजेस मिलेंगे इसके अंदर, उन पैकेजेस को समझना पड़ेगा, हर पैकेज में बहुत सारे मॉड्यूल मिलेंगे, फंक्शन मिलेंगे, तब जाके आप उसका यूज कर पाएंगे। यानी कि मॉड्यूल, पैकेज, फ्रेमवर्क, ये साइज के लिए आसानी से समझा देते हैं कि जो पहले से है तो वो लाइब्रेरी, लेकिन वो कितनी बड़ी हो सकती है। पाइथन के सेटअप के साथ, जो हमने पहले दिन पाइथन का सेटअप डाउनलोड किया था, मैंने आपसे कहा था पाइथन की लाइब्रेरी आ गई साथ में। तो उस समय उस लाइब्रेरी शब्द का मतलब दो चीजें हैं, मॉड्यूल और पैकेजेस। पाइथन की लाइब्रेरी जो पाइथन सेटअप के साथ आई है, उसमें या तो मॉड्यूल दिए गए हैं हमें सीधे सीधे, या पैकेजेस दिए गए हैं, उससे ज्यादा करके हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, चलो, तो अब लाइब्रेरी शब्द का मतलब क्या है ये हमारी समझ में आ गया। एनी पीस ऑफ रेडीमेड कोड इज नोन एज लाइब्रेरी। मतलब आपका जो P208 प्रोग्राम है उसको मैं लाइब्रेरी कहूंगा, क्योंकि एक ही मॉड्यूल है, कोई बात नहीं, एक मॉड्यूल को भी लाइब्रेरी कहते हैं। आपने जो पैकेज बनाया माई पैक, उसको भी क्या बोलूंगा मैं, लाइब्रेरी ही बोलूंगा। ठीक है सर, यहाँ तक की कहानी हमारी समझ में आ जाती है कि पैकेज, लाइब्रेरी, फ्रेमवर्क, ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं। अब आगे चलते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि पाइथन की ओवरऑल जो लाइब्रेरी है, पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, इनको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहले पार्ट को बोलते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, दूसरे पार्ट को बोलते हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वो होती हैं जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने बनाकर पाइथन सेटअप के साथ हमें दे रखी हैं। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज वो होती हैं जो पाइथन सेटअप के साथ नहीं आती हैं, क्योंकि उनको बनाने वाले कोई और है। जिस कंपनी ने पाइथन बनाई उसका नाम PSF। सर वो तो रॉसम ने बनाई, कंपनी कहाँ से आ गई? तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई है, ये रॉसम ने तो बनाई है। अभी बताओ, रॉसम दुनिया में जिस दिन नहीं रहेंगे उस दिन पाइथन कैसे आएगी दुनिया के पास? तो रॉसम ये बात को जानते हैं कि एक दिन तो जाना है दुनिया से। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है पाइथन का सेटअप डिस्ट्रीब्यूट करने की। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी। बीजेपी चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। कांग्रेस चलती रहेगी, 100 साल से चल रही है, लोग आते हैं जाते हैं। तो यानी कि इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इंसान, पीढ़ियां बदल जाती हैं, आते जाते रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग लाइफ हो सकती है। रॉसम इस बात को जानते थे, उन्होंने इसलिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना दी PSF। तो जिस दिन हमने यहाँ से डाउनलोड किया था पाइथन का सेटअप, इस पाइथन सेटअप के साथ सिर्फ उन्हीं लाइब्रेरीज को हमें दिया गया है जो PSF वालों ने बनाई है। ऐसी लाइब्रेरी जो PSF के अलावा किसी और ने बनाई है, कोई और क्यों बनाएगा? गूगल ने बनाई है AI की लाइब्रेरी, जेंगो की लाइब्रेरी किसी और ने बनाई है।
डेटा एनालिटिक्स की लाइब्रेरी किसी तीसरे इंसान ने बनाई है। तो अलग अलग लोग लाइब्रेरीज बनाते हैं अपने किसी पर्पस के लिए। जब उनका पर्पस पूरा हो जाता है तो वो फिर पब्लिकली रिलीज कर देते हैं सबको यूज करने के लिए। गूगल ने एआई की लाइब्रेरी बनाई अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए। अब उसे लगा कि यार ये दुनिया यूज कर ले तो सबका भला हो जाएगा, तो उसने क्या करा, वो लाइब्रेरी सबके लिए रिलीज कर दी कि सब यूज कर लो। अब वो लाइब्रेरी क्या कहलाएगी? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? वो लाइब्रेरीज जो पाइथन सेटअप के साथ नहीं आई हैं, हमें अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी क्योंकि वो किसी और ने बनाई है, उन्हें थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कहते हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की बात करें तो कुछ पॉपुलर लाइब्रेरीज को हमें पढ़ना होता है। कौन कौन सी है? कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। अब मैं जो लिखने जाऊंगा काफी लोगों ने उनका नाम सुन रखे होंगे। ठीक है, तो एक है रैंडम लाइब्रेरी। अब आप इसको रैंडम लाइब्रेरी कह रहे हो सकता है रैंडम नाम से एक मॉड्यूल आता हो सकता है रैंडम नाम से एक पैकेज आता हो, नहीं पता मुझे। लेकिन मैं सिंगल वर्ड में क्या बोलूंगा, ये एक लाइब्रेरी है मेरे लिए, जो पाइथन के अंदर आती है। और मैं इंपोर्ट के आगे इसी को लिखूंगा। ठीक है, रैंडम मॉड्यूल हो गया या रैंडम लाइब्रेरी हो गई, ओएस नाम से एक लाइब्रेरी हो गई, सिस नाम से एक लाइब्रेरी हो गई, मैथ नाम से एक लाइब्रेरी आती है ना, इटरेटर टूल्स नाम से एक लाइब्रेरी आती है, टाइम नाम से एक लाइब्रेरी आती है, डेट टाइम नाम से एक लाइब्रेरी आती है, कैलेंडर नाम से आती है, थ्रेडिंग नाम से एक लाइब्रेरी आती है, टीके इंटर नाम से एक लाइब्रेरी आती है, शटिल नाम से एक लाइब्रेरी आती है, कलेक्शंस नाम से एक लाइब्रेरी आती है। ठीक है सर, एटसेट्रा कर दो, ये लिस्ट बहुत बड़ी है, आप पूरी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कुछ वो लाइब्रेरीज हैं जो जनरली हमें आनी चाहिए क्योंकि इनके अंदर जो चीजें बनाकर हमें दी गई हैं वो आगे की डे टू डे प्रोग्रामिंग में हमें यूज करनी होती हैं। तो इनमें से काफी मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए, है ना, ऑलमोस्ट सारी पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपकी आती हैं थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अलग अलग फील्ड की हैं। आप मुझसे बोलोगे मुझे वेबसाइट बनानी है पाइथन में, तो पाइथन में वेबसाइट बनाने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कोई नहीं आती, मतलब पहले से कोई नहीं आती। ठीक है, अलग से आपको डाउनलोड करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप वेब के लिए देख रहे हो तो एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है फ्लास्क, एक का नाम है जेंगो, है ना, एटसेट्रा। पैरामिड नाम की भी आती है। ठीक है, अगर आप एनालिटिक्स के पास जा रहे हैं, एनालिटिक्स की लाइब्रेरी आती है थर्ड पार्टी में, नमपाई, पांडास, पाई पाई, मैटप्लॉटलिब, बहुत हैं सर। तो अलग अलग डोमेन की थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं। आप एआई में जाओगे, एआई की लाइब्रेरीज अलग हैं, टेंसरफ्लो, किराज, पाईटॉर्च, है ना, और भी हमने बहुत हैं। तो इस तरह से फिर अगर हम आगे बढ़ें तो सिलेनियम टेस्टिंग की लाइब्रेरी अलग है, रोबोटिक्स की लाइब्रेरीज अलग हैं, है ना। आपको जो काम करना है हर फील्ड की अलग अलग लाइब्रेरीज आती हैं फिर थर्ड पार्टी वाली। तो सर थर्ड पार्टी वाला तो बहुत ज्यादा बड़ा कुनबा है ये, स्टैंडर्ड तो कुछ नहीं है, लिमिटेड है, ये तो गिन गिन लो उंगलियों पे, ये अनलिमिटेड मान लो, थर्ड पार्टी वाले की गिनती खत्म नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्या है, पाइथन की कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज होती हैं। अब मैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज पढ़ाऊंगा आपके लिए और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करना सिखाऊंगा। अब आप मुझसे बोलोगे सर फ्लास्क यूज करना सिखाओगे? 1 महीने का पूरा कोर्स है फ्लास्क का। जेंगो का पूरा कोर्स 2 महीने का होता है। तो ये लाइब्रेरीज अपने आप में फ्रेमवर्क्स हैं, इनको पूरा पढ़ने में 2-2 महीने लग जाएंगे, अपने आप में पूरा कोर्स है कुछ लाइब्रेरीज तो, क्योंकि वो फ्रेमवर्क के नाम से जानी जा रही हैं। यानी कि अगर कोई लाइब्रेरी कह रही कि मैं तो फ्रेमवर्क हूँ, मान के चलो 2 महीने का कोर्स है पूरा वो।
तो मैं आपको छोटी छोटी जो लाइब्रेरीज हैं जो सिंपल सिंपल मॉड्यूल में आ जाती हैं वो मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। जैसे पाइथन से अगर आप यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक लाइब्रेरी है पाईट्यूब। आपको जीमेल अकाउंट यूज करना सीखना है, किसी को मेल करने के लिए पाइथन प्रोग्राम से मेल करनी है बिना जीमेल ओपन करे, पाइथन का प्रोग्राम जीमेल का यूज करके आपको मेल करके आ जाएगा। तो जीमेल की लाइब्रेरी आती है। विकिपीडिया आप यूज करना चाहते हैं सर्च करने के लिए, पाइथन में सर्च करना चाहते हैं यूजिंग विकिपीडिया कंटेंट, तो विकिपीडिया नाम से लाइब्रेरी आती है। आपको क्यूआर कोड जनरेट करना है ना, हर चीज का क्यूआर कोड जनरेट होता है, तो क्यूआर कोड जनरेट करने की लाइब्रेरी आती है। इमोजीज पे काम करना है, इमोजी की लाइब्रेरी आती है। आपको ट्रांसलेशन करना है, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, उसकी लाइब्रेरी आती है। आपको इमेज में से टेक्स्ट निकालना है, उसकी लाइब्रेरी आती है। तो इस तरह की लाइब्रेरी छोटी छोटी हैं जो एक एक घंटे में खत्म हो जाती हैं हमारी। इनको पढ़ना सीख लो, क्योंकि हमें पर्पस क्या रखना है कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज कैसे करते हैं। अब वो 2 महीने की है या 2 घंटे की है, उसका जो एक आर्किटेक्चर होगा यूज होने का वो सेम ही होगा। तो मैं ये छोटी छोटी जो लाइब्रेरीज हैं इनका यूज करना आपको सिखा दूंगा। बाकी तो ये अपने अपने पूरे पूरे कोर्सेज हैं। चलो अब शुरू करते हैं कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। पहला है इंपोर्ट रैंडम। रैंडम नाम की एक लाइब्रेरी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जितनी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं उन सबको मॉड्यूल मान लेता हूँ, वो सब मॉड्यूल है। ठीक है, तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने रैंडम एक मॉड्यूल मान लिया, इंपोर्ट रैंडम। अभी बताओ सर रैंडम मॉड्यूल कहाँ रखा होना चाहिए? 3 में से एक जगह, या तो सेम फोल्डर में, या लाइब्रेरी के फोल्डर में, या किसी इंडिविजुअल पाथ पर रखा है तो उसको कॉन्फ़िगर कर दो। अब ये बताओ रैंडम मॉड्यूल इनमें से बाय डिफॉल्ट कहीं मिल जाएगा हमें या नहीं मिल जाएगा? कहाँ मिलेगा? लाइब्रेरी फोल्डर में। सर एक बार दिखा दो। एक बार देखेंगे, दोबारा मत कहना है ना, क्योंकि इसमें टाइम लगता है बार बार। चलो सी यूजर्स यूकैट ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन, ये लाइब्रेरी फोल्डर है। तो जितने भी पाइथन के लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं हमने नहीं बनाने हैं, पहले से बने हुए हैं, वो सब यहाँ पेस्टेड हैं। कल आपने ही रखा था अपना P208 वाला, इसी जगह मिल जाएगा रैंडम मॉड्यूल। आए ढूंढो, मिलेगा ये। ओपन करके दिखाना, मैं तो देखो डॉक्यूमेंटेशन समझ में आ रहा है सर? तो डॉक्यूमेंटेशन है, हमने कहा अगर जितने भी लाइब्रेरी मॉड्यूल हैं सबकी स्टार्टिंग डॉक्यूमेंटेशन से ही होगी, तभी तो समझ पाएंगे आप उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। अब आप इसको ओपन करके मत पढ़िए, हेल्प फंक्शन में डाल दो रैंडम मॉड्यूल को, हेल्प फंक्शन अपने आप एक्सट्रैक्ट करके डॉक्यूमेंट्स निकाल कर आपको दे देगा, जैसा भी आपने अपना देखा। तो अब आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, सब लिखा हुआ है। अब इसमें हो सकता है आगे के टॉपिक यूज कर रखे हैं उन्होंने, जैसे ये आगे का टॉपिक है, हमें पता ही नहीं क्या होता है। ठीक है, अब ये सब चीजें सर है तो भाई, अब देखो ये आगे का टॉपिक है, हमें पता ही नहीं क्या है ये, लेकिन कोड है, जैसे हम बनाते हैं ऐसे ही ये कोड है, कोई नई चीज नहीं है। यानी कि पाइथन के स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जितनी भी है वो पाइथन में लिखी है, दिख रहा है हमारा सब। सर अगर मैं किसी फंक्शन में जाके यहाँ चेंज कर दूं, माइनस से प्लस कर दूं, नहीं करना चाहिए। मान लो कर दिया, तो जिस फंक्शन में आपने चेंज करा है वो हो गया, लेकिन ये चेंज आपके लैपटॉप में जो रैंडम लाइब्रेरी है उसमें ही तो हो गया। दुनिया के कंप्यूटर में जो रैंडम लाइब्रेरी है वो तो वो होगी जो पाइथन से आई है। तो आप अपना प्रोग्राम जब दूसरे के कंप्यूटर में चलवाएंगे तो उसका आउटपुट कुछ वहां और आएगा, आपके में कुछ और आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने लाइब्रेरी में जाके चेंज कर दिए थे। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, करना चाहें तो कर सकते हैं, चेंज करो, यहाँ माइनस की जगह प्लस कर दो और फाइल में जाके सेव कर दो। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हो सकता है ये रैंडम मॉड्यूल, ध्यान से सुनना, हो सकता है ये रैंडम मॉड्यूल
और भी पाइथन के लाइब्रेरी मॉड्यूल में इंपोर्ट हो रहा होगा। जरूरी थोड़ा ना कि सिर्फ मैं ही इंपोर्ट कर रहा हूँ इसे। क्या पाइथन के और जो लाइब्रेरी में मॉड्यूल्स आए हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता वो भी रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हो? अगर वो कर रहे होंगे और मैंने यहाँ चेंज कर दिया, उनका सबका लॉजिक बिगड़ जाएगा फिर तो। मतलब हमें लाइब्रेरी के किसी मॉड्यूल में चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो अभी हमने देख लिया। इसी तरह से सर ओएस मॉड्यूल था, आगे चल के पढ़ेंगे, देखेंगे। ये रहा ओएस मॉड्यूल। इसी तरह से सिस मॉड्यूल है आपका, है ना, शटिल मॉड्यूल है। तो जितने मॉड्यूल हैं वो सब यहाँ पर है। अब बंद कर देते हैं, वापस आते हैं यहाँ पर। आसान तरीका, किसी मॉड्यूल का कितने फंक्शन है हेल्प में डाल दो, हेल्प रैंडम। इससे क्या होगा, इसके अंदर जितने फंक्शंस हैं, जो जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी आ जाएगी। अब सोचो इसका डॉक्यूमेंटेशन 889 लाइन का है ना। अब इतनी लाइन के डॉक्यूमेंटेशन को आइडल पर एक साथ प्रिंट नहीं किया जा सकता, तो एक बटन के अंदर हाइड करके दे दिया। इस बटन पर डबल क्लिक करो, अब चलेगा ये सेम फॉर्मेट में आ रहा है। हेल्प ऑन मॉड्यूल नेम ये है समथिंग समथिंग। अब यहाँ से अपना पढ़ना शुरू करो। सर एक बात बताएं, कहने को तो आपने बता दिया हमें कि हेल्प में डाल के मॉड्यूल का नेम और पढ़ लो। जब पढ़ने बैठेंगे ना तो समझ में कम ही आएगा हमारी। अब इसे हम क्या पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, समझ नहीं आ रहा। शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ पे करें? एक के अंदर पता नहीं कितने कितने तो मेथड है, कितने कितने फंक्शन है। 2 4 5 तो समझ में आ जाए, पता नहीं कितने होंगे। कब तक पढ़ेंगे इसे? हमने कहा देखो यहाँ पर अब आपका काम क्या है, आपका काम है कोई ऐसा सोर्स आपको मिल जाए जो ये जानता हो कि आगे जब आप जाएंगे तो रैंडम मॉड्यूल के कौन कौन से फंक्शन ज्यादा यूज होते हैं। प्रोजेक्ट में जब हम आगे जाएंगे तो प्रोजेक्ट बनाते समय रैंडम मॉड्यूल के कौन कौन से फंक्शन ज्यादा यूज होते हैं, उनको कोई बता दे, हम उन्हें पहले पढ़ लेते हैं। बाकी जो रह जाएंगे जब जरूरत पड़ेगी तब अपने आप भी पढ़ लेंगे। तो आपको ये कोशिश नहीं करनी है कि जिस लाइब्रेरी मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करेंगे हमें उसके सारे फंक्शन पढ़ने ही हैं। अपना माइंडसेट थोड़ा बदलिए। आप एक अकेले इंसान 6 महीने का कोर्स पढ़ने आए हो, उस 6 महीने में पाइथन के अलावा स्टैटिस्टिक्स भी है, एसक्यूएल भी है, पावर बीआई भी है, एक्सेल भी है, जेंगो वालों का जेंगो भी है। यानी कि पाइथन को मैक्सिमम 2.5 से 3 महीने मिलेंगे, इससे ज्यादा का टाइम नहीं देना है। और 2.5 से 3 महीने के पाइथन के कोर्स में हम एक दिन में 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि आप सारी मॉड्यूल के सारे फंक्शन इस सफर में पढ़ लोगे? 1.5 घंटे डेली पढ़ के 3 महीने पाइथन में आपको पढ़ाऊं लगातार, तो क्या आप खत्म कर दोगे? हमने कहा तब भी खत्म नहीं होगा सर ये, आप कितनी भी कोशिश कर लो। क्या जिस इंसान ने लाइब्रेरी बनाई उसी इंसान ने सारे मॉड्यूल बनाए होंगे? क्या एक ही इंसान था सारे मॉड्यूल बनाने वाला पाइथन बनाते समय? एक इंसान नहीं होगा। क्या एक ही दिन में या एक महीने में बना दियो? पता नहीं कब से बना रहा होगा वो, और एक टीम लगी होगी पूरी। 32 साल हो गए पाइथन को बनते बनते। 1991 में पहली बार पाइथन आई थी, आज हम 2023 में पढ़ रहे हैं। 32 साल की पाइथन आप 3 महीने में कैसे पढ़ लोगे भाई? और ये तो सिर्फ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात हो रही है, थर्ड पार्टी अलग होंगी अभी। तो अब आपका काम क्या है, आपको कोई ऐसा रेफरेंस मिल जाए जो आपको ये बता दे कि ये चीजें पहले पढ़ो जो ज्यादा यूज होती हैं, बाकी जो आपको मिलेंगी आप उनका डॉक्यूमेंटेशन से उनको पढ़ लेना। तो वो सोर्स क्या हो सकता है? एक मैं हो गया आपके लिए, कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, कोई आपका सीनियर हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई ट्यूटोरियल आप फॉलो कर रहे हैं वो हो सकता है। तो ये सोर्सेस आपको हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि आपको अभी कौन से फंक्शन को पहले प्रायोरिटी देकर पढ़ना चाहिए, रादर देन कि एक मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट कर दिया अब सर इसे खत्म ही कर दो पहले पूरा। कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे आगे के मॉड्यूल को पढ़ेंगे। तो जो काम के फंक्शंस हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि आगे क्या क्या यूज होते हैं, मैं उनको लेकर चलूंगा। माइट भी आप अपने रेफरेंस से कुछ पढ़ रहे होंगे अपने आप,
तो वहां से आपको लगता है कुछ नई चीज नजर आई तो उसको उठा लो, वहां से जहां से जो मिलता है उसको उठा लो, क्या दिक्कत है, जल्दी आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलो तो फिलहाल रैंडम मॉड्यूल का पहला फंक्शन मैं यूज करने जा रहा हूँ और उसका नाम है रैंड इंट। अब थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। रैंडम मॉड्यूल हमें रैंडम नंबर्स पे काम करने की फैसिलिटी देता है। जब जब मुझे पाइथन में रिक्वायर्ड होगा रैंडम नंबर्स पे काम करना, मैं रैंडम मॉड्यूल को यूज कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, मुझे ओटीपी जनरेट करना है। एक प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं और मान लीजिए मुझसे कहा गया मुझे ओटीपी जनरेट करना है उस प्रोजेक्ट में। ओटीपी क्या होता है? रैंडमली जनरेटेड नंबर का सीक्वेंस ही तो होता है। तो अगर मुझे ओटीपी जनरेट करने का लॉजिक लिखना है तो मेरे ब्रेन में हिट होगा रैंडम मॉड्यूल, कि यार वहां पर हमने ना रैंडमनेस पे काम करना होता है, तो ओटीपी भी क्या होता है? रैंडम नंबर को जनरेट करने का एक मॉड्यूल था। ठीक है, तो अब जब भी आपको रैंडमनेस चाहिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है या बहुत सारे लकी ड्रॉ के कूपन रखे हैं। अब मुझे उसमें से कोई एक लकी विनर निकालना है। कौन सा? रैंडम है ये तो अगर मैं एक लिस्ट में आपको कूपन नंबर स्टोर करके दे दूं और आपसे कहूं लकी ड्रॉ निकाल दो, तो आप क्या करने वाले हो? रैंडमली उनमें से कोई एक वैल्यू लाकर मुझे दे दोगे। तो आप किसका हेल्प कर सकते हैं? रैंडम मॉड्यूल की हेल्प ले सकते हैं उसकी। क्योंकि जब भी रैंडमनेस आएगी कहीं भी कोडिंग करते समय, रैंडम मॉड्यूल आपको हेल्प कर सकता है। पहला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रैंड इंट। रैंड इंट फंक्शन कह रहा है कि मैं आपको रैंडमली सिंगल नंबर जनरेट करके देता हूं, और वो सिंगल नंबर किस टाइप का होगा? इंटीजर। आप बस मुझे ये बता दो कि उसकी रेंज क्या रहनी, जो यानी रैंडम नंबर जनरेट होगा इंटीजर, उसकी बाउंड्री बता दो। मैंने कर दिया 1,100। मतलब अब जो रैंडमली इंटीजर नंबर जनरेट होकर आएगा वो मिनिमम 1, मैक्सिमम 100 होगा। 100 से बाहर नहीं होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। तो आपने एक बाउंड्री बता दी, इस बाउंड्री के बीच में रैंडमली कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5, 45, 85, पता नहीं कौन सा आएगा, जो भी आएगा आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर करके अपना स्टोर करके आगे जैसे यूज करना है कर लो। 90 बनाया, दोबारा चलाना। सर रैंडम है, जितनी बार चलाओगे हर बार अलग आ सकता है, कोइंसिडेंस 2 बार सेम आ जाए। ठीक है, तो रैंड इंट क्या करता है? रैंडम नंबर जनरेट करके देता। अब देखो यहां से मैं क्लिक कर गया, ओटीपी बनाना है मुझे, तो मैंने सोचा रैंडम डॉट रैंड इंट, ओटीपी कितने डिजिट का चाहिए? मैंने कहा 4। अब मुझे क्या करना है? 4 डिजिट का छोटा नंबर लिख दिया, 1 2 3 4। 4 डिजिट का बड़ा नंबर लिख दिया, 1 2 3 4। अब ये फंक्शन क्या कहता है? मैं एक इंटीजर बनाकर दूंगा, किस रेंज में? इस गिवन रेंज। सर यही तो मेरा ओटीपी जैसा फील लेगा। अब मैं इसका नाम ओटीपी रख लेता हूँ। एक वेरिएबल है, उसका नाम कुछ भी रखो, रीडेबिलिटी के लिए मैंने इसका नाम ओटीपी रख लिया। ये लो। अब कोई बोलेगा 6 डिजिट का मुझे जनरेट करना है, कर लो 6 डिजिट का जनरेट। ये लो, दोबारा चलाओ, जितनी बार चलाओगे उतनी बार। कितनी लाइन का प्रोग्राम है? 2 लाइन। तो जो लोग मार्केट में सुन के आते हैं ना पाइथन बहुत आसान है, वो पाइथन को यहाँ से पढ़ना चाहते हैं, इस पॉइंट से। उससे पहले की दुनिया वो पाइथन में नहीं जीना चाहते। वो कहते हैं हमने सुना है पाइथन बहुत आसान है, कैसे है? बस इंपोर्ट करो, एक लाइन लिखो, ओटीपी बन गया। लेकिन उसके पहले की दुनिया सीखनी पड़ेगी ना। ये मॉड्यूल है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल है, ये आर्गुमेंट है, ये वेरिएबल है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये नहीं सीखेंगे। लेकिन हम तो जिन लोगों को पाइथन आसान लगती है वो पाइथन को यहाँ से शुरू करते हैं, है ना। लेकिन उसके पहले की कहानी आपको पढ़नी ही होती है। अब अगर आपसे कहा जाए रैंडम मॉड्यूल में अगर मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना है, इंटीजर टाइप का नहीं, फ्लोट टाइप का, तो कैसे करेंगे? रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है रैंडम। मतलब रैंडम मॉड्यूल में रैंडम नाम का ही फंक्शन क्या करता है? ऑटोमेटिकली 0 to 1 के बीच में एक नंबर जनरेट करके देगा। तो सर 0 to 1 के बीच में फ्लोटी नंबर आ सकता है, तो ये हमें नंबर जनरेट करके देगा फ्लोट टाइप का। ठीक है, अब मैं इसको किसी वेरिएबल में नहीं रख रहा, सीधा मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ।
जितनी बार चलाओगे उतनी बार अलग अलग आएगा। सर हमारे रेंज में नहीं आ सकता, आ सकता है। तो रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फंक्शन क्या करता है? यूनिफॉर्म फंक्शन आपकी बताई गई रेंज में फ्लोटिंग नंबर जनरेट करेगा। आप जो रेंज बता रहे हैं उसमें फ्लोटिंग नंबर जनरेट करेगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब मुझे पता है बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट है वो उसी ऑर्डर में वैल्यूज को स्टोर करती है जिस ऑर्डर में रखी गई है। मैं इसको शफल करना चाहता हूँ, रैंडम, इसका ऑर्डर बिगाड़ना चाहता हूँ, रैंडम ऑर्डर में आ जाए। तो रैंडम मॉड्यूल कह रहा है मुझे दे दो, मैं इसका ऑर्डर अनऑर्डर कर दूंगा, रैंडम डॉट शफल। तो शफल नाम का एक फंक्शन है। शफल फंक्शन क्या करेगा? शफल फंक्शन आपसे लिस्ट मांगेगा और उस लिस्ट को शफल करके आ जाएगा, उसी लिस्ट को कर देगा, आपको नया बना के कुछ नहीं देगा। अब आप इसको जब प्रिंट कराएंगे तो इसका ऑर्डर बदल गया होगा, पता नहीं क्या हुआ हो। दोबारा चलाओगे इस बार कुछ और ही हो सकता है, तो इस बार कुछ और हो गया, पहले कुछ और था। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस लिस्ट के अंदर से रैंडमली कोई एक एलिमेंट पिक करके दे दो, अकड़ बकड़ करके, तो कैसे करेंगे? रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्वाइस। ट्वाइस फंक्शन अलाउ मुझे लिस्ट दे दो, इस लिस्ट के अंदर से रैंडमली एक एलिमेंट लाकर मैं आपको दे दूंगा। अब आप उसे प्रिंट कराओ या किसी वेरिएबल में रखो, वो आपकी मर्जी। दोबारा चलाओगे तो कुछ सेम आ सकता है, कोइंसिडेंस दूसरा आ जाए। अगर मैं इससे कहूं नहीं भाई, मुझे एक बार में दो रैंडम एलिमेंट सेलेक्ट करके दो, चॉइसेस के इक्वल टू, यहाँ क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये एक ही ला कर देगा। यहाँ ये क्यों बताया? क्योंकि बताना पड़ेगा ना कितने, है ना। तो दो रैंडम एलिमेंट लाकर हमें दे देगा। कौन से? कुछ भी हो सकता है। तो मुझे टॉप 3 लकी ड्रॉ कूपन निकालने हैं, निकाल लो इससे। ठीक है, तो इस तरह से रैंडम मॉड्यूल में मैंने आपको 1 2 3 4 5 फंक्शन पढ़ाए। सर और बहुत सारे होंगे। ये कीवर्ड आर्गुमेंट है। अब आप बताओ, कीवर्ड आर्गुमेंट जब आप यूज करते हैं किसी फंक्शन में तो उसका नाम वही होना चाहिए जो फंक्शन के पैरामीटर का नाम था। तो यहाँ पर हम के की जगह कुछ और लिख सकते हैं, लिख के दिखाओ। हमने कहा जेड, अगर मैं जेड लिखूंगा तो बताओ क्या एरर आनी चाहिए? कीवर्ड आर्गुमेंट, है ना, गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट जेड, ऐसे कुछ आना चाहिए। अगर जेड नाम से हुआ तो चल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। आ गया गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट जेड। अब ये तभी समझ में आएगा जब आपने इससे पहले के सफर तय किया है। फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट होते हैं तो कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं, पोजीशन आर्गुमेंट होते हैं। अब जिसने ये सफर तय ही नहीं करा, सीधा आज की क्लास को पहली क्लास मान के पाइथन पढ़ रहा है, उसको कभी समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है। चलिए फिलहाल आज इतना ही, बाकी कल मिलेंगे।